Hello everyone. I welcome you all to the editorial analysis of The Hindu and Indian Express. आज मैं आपके लिए कुछ 3 to 4 editorials लेके आई हूँ, explaining them in concise and crisp manner and also doing some value addition from my side. So let's begin. सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ अबाउट द डिफरेंट एडिटोरियल्स दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे. फर्स्ट इज रिगार्डिंग द वेस्ट मैनेजमेंट एंड व्हाट कैन द जुडिशरी डू अबाउट इट. ठीक है, तो बेसिकली वी आर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ वेस्ट. ठीक है, उसको कैसे टैकल करना है, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. तो उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे. देन देर आर सम एडिटोरियल्स अगेन ऑन द पहलगाम टेरर अटैक, अ ट्रेजिक इंसिडेंट. व्हाट इंडिया कैन डू, व्हाई पाकिस्तान डिड सच एन एक्शन. ठीक है, उसने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे हम कुछ रीजन समझेंगे. देन एनी अदर आर्टिकल वी विल बी डिस्कसिंग अपॉन द एफॉरेस्टेशन और ट्री प्लांटेशन. ठीक है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट इंडिया हैज टेकन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद दिस, अ पावरफुल जुडिशियल रेमेडी फॉर वेस्ट मैनेजमेंट. ओके, सबसे पहले इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में हम देख लेते हैं. दैट इज डिस्कस द चैलेंजेस in plastic waste management in India and critically examine the recent judicial efforts to tackle the issue. Suggest a comprehensive way forward. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या challenges प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए, क्या जुडिशियल एफर्ट्स हैं और उसमें क्या लेक्यूनाज है एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड. सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें तो वो नेचर स्टडी हुई है जहां पे बताया गया है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर है. ओके, so if you are also writing answers and you introduce your answers with such data that also from authentic source, जैसे कि नेचर हो गया, नेचर स्टडी हो गया, लैंडसेट हो गया, देन वी हैव नीति आयोग एक्सेट्रा, तो वो एग्जामिनर पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है. देन रिलीजिंग 9.3 million tons annually, almost 20% of global plastic emissions. Now प्लास्टिक एमिशंस की हम बात करें तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि ये प्लास्टिक एमिशंस होते क्या है आखिर. प्लास्टिक एमिशंस क्या होते हैं, इट रेफर्स टू मटेरियल्स जैसे कि डेब्रीज, रेसिड्यूज एक्सेट्रा that transition from controlled environments to unmanaged ecosystem like oceans, rivers, land without oversight etc. तो बेसिकली जो प्लास्टिक की रेसिड्यू, डेब्रीज एक्सेट्रा जो कि हमारे आसपास से जो हम यूज कर रहे हैं उससे इकोसिस्टम में चला जाए, चाहे वो ओशियन हो, रिवर हो, लैंड हो, तो वहां पे उसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक एमिशंस. ना इस प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो क्वेश्चन ऐसे फॉर्म हुआ है, बेसिकली यहाँ पे चैलेंजेस ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन आई ऑलवेज टेल यू कि आप हमेशा कुछ एक एडिशनल डायमेंशन अपनी साइड से इंट्रोड्यूस कीजिए. ठीक है, तो एडिशनल डायमेंशन ओवर है जैसे कि कॉजेज हम समझ लेते हैं. तो कॉजेज क्या क्या है, जैसे कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, लैंडफिल ओवरफ्लो. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सिटीज लाइक दिल्ली भल्सवा लैंडफिल, मुंबई में देवनार एक्सेट्रा. जब भी आप अपने आंसर्स लिख रहे हैं एंड वेन एवर यू आर राइटिंग अ पॉइंट, ट्राई टू सब्सटैंशिएट इट विद एन एग्जाम्पल, डेटा, फैक्ट, ऐसा कुछ. अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे एग्जामिनर को आपकी बात समझने में काफी ज्यादा आसानी होती है. बिकॉज द थिंग इज कि आप वहां पर है नहीं अपनी बात समझाने के लिए, तो आपकी कॉपी और आपका आंसर ही एग्जामिनर के पास है आपको समझने के लिए. जितना ज्यादा आप उसको सिंपल बनाएंगे उतना ज्यादा सही रहेगा. ना लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लैक ऑफ सेग्रीगेशन एट सोर्स. ठीक है, तो सोर्स पर हम सेग्रीगेशन नहीं करते. जैसे कि कई बार हमें गवर्नमेंट बताते हैं ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, आप इसको सेग्रीगेट कीजिए, लेकिन प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से वेस्ट को मैनेज करना एक डिफिकल्ट टास्क हो रहा है. देन हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर सैनिटरी लैंडफिल्स नहीं है, स्पेशली रिमोट एरियाज में, जिससे कि हम वेस्ट को और ज्यादा अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. फिर रूरल एरियाज में तो ओपन डंपिंग हो रही है, पॉलिसीज उतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है. तो ये आई थिंक आई हैव हाईलाइटेड दिस मल्टीपल टाइम्स कि हमारे लॉस तो सारे बन जाते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाते. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ लॉ कि आपको हेलमेट पहनना है बट वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है. देर इज अ लॉ कि माइक्रोप्लास्टिक बैन हो गया बट वो इम्प्लीमेंट, सो इम्प्लीमेंटेशन गैप्स है हमारी कंट्री में. देन देर आर सर्टेन बॉडीज जैसे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है. ओके, बट जिनका काम होता है पोल्यूशन को कंट्रोल करना, वेस्ट को मैनेज करना, बट इनके साथ भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि ये लोग प्रॉपरली डेटा को एस्टिमेट नहीं कर पा रहे कि कितना जनरेट हो रहा है, उस हिसाब से मैनेज करेंगे ना. देन मेथोडोलॉजी इनकी सही नहीं है, इट्स रिलायंस ऑन डेटा सप्लाइड बाय स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जहां पे क्या होता है अलग अलग स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है. तो अगेन जो डेटा कलेक्शन हमारी मेथोडोलॉजी है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमें ठीक से अपनी पॉलिसीज नहीं बना पा रहे, पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे. देन रिमोट रीजन्स को निग्लेक्ट कर रहे. फॉर एग्जाम्पल द माउंटेन ऑफ प्लास्टिक इन द हिमालय, ये हाईलाइट करता है कि हमें पता ही नहीं है कि है कहाँ पर प्लास्टिक. अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ पर हो रहा है प्लास्टिक पोल्यूशन तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे. देन यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है.
जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो कई बार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ठीक से नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑटोनॉमी, पर्सोनल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, एक्सेट्रा। नाउ व्हाट आर द जुडिशियल इंटरवेंशंस इन दिस डायरेक्शन? तो जुडिशरी ने जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो कि अभी जैन 2024 में आया, वहां पे बोला कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। ओके, उन्होंने बताया कि पल्यूटर पेस प्रिंसिपल, जो पल्यूट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको ठीक करो, making state agencies accountable for environmental degradation, and it also ordered the union government to compensate victims and ensure systemic rectification. Then जो एक और केस है जैसे कि म्युनिसिपल कमिश्नर वर्सेस शरद शंकर धातरंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगेन रीअफर्म किया कि अगर आप प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल नहीं कर रहे हो, इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद और भी केसेस हैं जैसे कि अलमित्र एच पटेल। तो इस तरह के कोर्ट केसेस वगैरह आप अपने आंसर्स में लिखेंगे, तो दैट puts a good impression upon the examiner। ऑल्सो इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है कि क्या जुडिशियल एक्शंस है टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, तो उसमें आपको कोर्ट केसेस से ही आप बता सकते हो कि क्या क्या किया है। ठीक है, देन इस केस की वजह से क्या हुआ, एक लैंडमार्क पीआईएल थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से, जिसकी वजह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बन ना पाए। देन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसने ले किया फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स फॉर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशन क्या होता है, पहले से ध्यान रखना। सो दैट इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कि आप पहले से ऐसे स्टेप्स लीजिए कि वो सिचुएशन ना आए। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी फिक्स करता है कि अगर पोल्यूशन हो रहा है तो उसकी कौन जिम्मेदार होगा, कौन एक्शन लेगा, कौन उसके सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, काफी चैलेंजेस हैं, बट द गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव्स जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं हो सकते, क्योंकि आप खुद गवर्नमेंट का पार्ट बनने वाले हैं। तो यू आर नॉट देयर टू क्रिटिसाइज इट, यू आर देयर टू रेक्टिफाई द सिस्टम। ओके, तो जो ऑलरेडी फॉर्म पॉलिसीज हैं, एक्ट्स हैं, रेगुलेशंस है, उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उनका बेटर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ये आपका काम होना चाहिए। देन वी हैव दी स्वच्छ भारत मिशन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल, ठीक है, जो इंश्योर करेगा कि रियल टाइम कंप्लायंस हो रिगार्डिंग ट्रैकिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स, रिसाइकलर्स, एक्सेट्रा। देन हमारे पास नेशनल एक्शन प्लान है फॉर मरीन लिटर, जो कि कोस्टल प्लास्टिक पोल्यूशन को टारगेट कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप जैसे गोवा जाए, अंडमान जाए, भुवनेश्वर जाए, वहां पे अगर आप बीच पे जाएंगे ना तो आप देखेंगे आसपास प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। ओके, इतनी सुंदर जगह है और ऐसी चीजें अगर देखने को मिलेंगी तो कैसा लगेगा। सो दैट इज की एज सिटीजन हमें भी इस पर काफी ध्यान देना चाहिए। देन इंटरनेशनल एफर्ट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे कि बेसल कन्वेंशन, यूएनईपी का क्लीन सीज कैंपेन जिसका इंडिया एक सिग्नेटरी है। फिर वी कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम जर्मनी ग्रीन डॉट सिस्टम, ठीक है, जो कि रिसाइकलिंग कॉस्ट प्रोड्यूसर्स पे शिफ्ट करता है। स्वीडन का वेस्ट जनरेट हो रहा है, लेकिन हम उसको एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फोकस अपॉन जापान सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल विच इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? तो वे फॉरवर्ड कैन बी कि आप इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन कीजिए और ऑटोनॉमी दीजिए, रिसोर्सेज दीजिए। वेस्ट ऑडिट मैकेनिज्म होना चाहिए, दैट इज कि प्रॉपरली वेस्ट डिस्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ग्लोबल मॉडल्स जैसे कि जापान और जर्मनी से हम सीख सकते हैं। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, अर्बन लोकल बॉडीज, ग्राम पंचायत को एम्पावर कीजिए फॉर डीलिंग विद लैंडफिल्स, वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर हम कुछ कमिटी रिकमेंडेशंस लिख सकते हैं जैसे कि टीएसआर सुब्रमण्यम कमिटी ऑन एनवायरमेंटल गवर्नेंस, रंगवाला कमिटी ऑन सॉलिड वेस्ट। ओके, अगर आप टॉपर कॉपीज को देखेंगे अभी, जैसे कि यूपीएससी का रिजल्ट आया है हाल ही में, तो आप अगर टॉपर टॉक्स भी सुनेंगे तो कंटिन्यूसली साइट की आंसर्स में एग्जांपल्स, डेटा, फैक्ट्स, कमिटीज, ये सब होने चाहिए। सिटीजन एंगेजमेंट जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बता रही थी कि एज सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो वेस्ट ऐसे इधर उधर ना फेंकें, अपने बैग में रख लें, बाद में जब हमको डस्टबिन दिख रहा है तो वहां पर डालें। अगर कहीं पर कोई भी हमको डस्टबिन दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, तो हम उसी तरह से डालें। ओके, नाउ प्लास्टिक वेस्ट मिसमैनेजमेंट, दोनों चीजें, इकोलॉजिकल क्राइसिस तो है, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, एंड ह्यूमन राइट्स इशू भी है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। जुडिशियल एक्टिविज्म ने तो रिफॉर्म्स लेके आए, लेकिन उसके साथ साथ हमको सिस्टमैटिक प्लानिंग चाहिए, डेटा इंटेग्रिटी चाहिए और लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पर मैंने आपको एक वैल्यू एडिशन कोड दे दिया है थियोडोर रूजवेल्ट का, दैट इज टू वेस्ट टू डिस्ट्रॉय आवर नेचुरल रिसोर्सेज टू स्किम and exhaust the land instead of using it as to increase its usefulness will result in undermining in the days of our children the very prosperity which we ought by right to hand down to them। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर आप रिसोर्सेज को ठीक से यूज नहीं करेंगे तो उसकी यूटिलिटी तो खराब हो ही रही है, साथ में जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको भी ये उस हाल में नहीं मिलेगा जैसे हमें मिला था और जैसे हमें उन्हें देना चाहिए। तो
अब देखो ये कोट अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा है, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एज इट इज याद हो, आप बस उसका एसेंस समझ लीजिए। और जब आप उसको एज इट इज नहीं लिख रहे, इफ यू आर नॉट राइटिंग इट वर्बैटम, तो आप उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं, एंड यू कैन यूज द नेम ऑफ थियोडोर रूजवेल्ट। ठीक है ना। जनरली आई थिंक मैंने पहले भी कुछ कोट्स दिए थियोडोर रूजवेल्ट को, आपको देखने को मिला होगा कि वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से काफी कोट्स इनके हैं। ठीक है, तो ये आप, दिस इज व्हाट मेक्स योर आंसर्स यूनिक अगेन। ओके, नाउ दिस इज द माइंड मैप जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर रिवाइजिंग। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल विच इज रिगार्डिंग ट्री प्लांटेशन। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ी है, ताकि अगर आपको अपने हिसाब से, कई बार होते हैं ना जैसे कि हम रिवाइज कर रहे हैं तो उसको नोट डाउन कर ले एक बार। मैंने आपको बताया कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो एक बार नोट डाउन करके देख लो कितना याद हुआ है कितना नहीं हुआ है, सो दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल। ओके, नाउ एक्सपेंडिंग ट्री कवर इज क्रूशियल। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एडिटोरियल हमें ट्री कवर पे पढ़ना है, तो यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है कि ट्री कवर एक्सपैंड करना क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या हम challenges face करें, and then I have added certain points from my side as well. So let us discuss tree plantations and carbon sequestration will be key pillars of India's sustainability strategy. तो अगर हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ओके, इफ वी वांट कि एनवायरनमेंट को भी कंजर्व करें, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम कर पाए, तो उसके लिए हमें ट्री प्लांटेशन और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन दोनों की जरूरत है। नाउ डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स हाइलाइटिंग एफॉरेस्टेशन बेनिफिट्स, इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं, चैलेंजेस एंड सुटेबल वे फॉरवर्ड। जब भी आप खुद भी किसी टॉपिक पे कुछ प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें ये पॉइंटर्स आपके होने चाहिए। व्हाट इज द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स, challenges, impacts, then government initiatives, national as well as international, and way forward. This is how you should prepare your notes on any topic. Now, इंट्रोडक्शन, जैसे कि क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट कर रहा है, ट्री प्लांटेशन और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन उसके परफेक्ट सॉल्यूशंस इमर्ज होते हैं। नाउ फॉर अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और क्लाइमेट एक्शन दोनों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया का जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो सिर्फ 25% है, वेल बिलो जो हमारी टारगेट पॉलिसी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में ही बन गई थी, वहां पर ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें 33% ट्री कवर चाहिए। नाउ दिस इज 2025। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 40-45 साल हो गए, बट अभी तक हमारा ये 33% हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए ना। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं ट्री प्लांटेशन, ठीक है, बचपन से पढ़ता है, फिफ्थ क्लास से पढ़ता है, ट्रीज की क्या क्या वो है, पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, मोर ऑक्सीजन, ग्राउंड वाटर रेजुविनेशन, सॉइल कंजर्वेशन, ओके, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, फिर सॉइल वाटर कंजर्वेशन, लाइवलीहुड जनरेट होगा। ठीक है, जैसे कि जो हमारी ट्राइब्स होती हैं वो काफी, जैसे महुआ हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सब कहाँ से मिल रहा है, पेड़ों से मिल रहा है। देन इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस, जो ट्री प्लांटेशन है वो सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स मीट करने में हेल्प करती है, इंडस्ट्रीज की कार्बन फुटप्रिंट कम कर रही है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट मार्केट, जैसे कि आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म उसने लगाया है कि आपको इतना कार्बन आपको नहीं एमिट करना है, तो इस तरह से हम वो सारे स्टैंडर्ड्स को भी मीट कर सकते हैं। इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स है, तो हमारे पास जैसे नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, ग्रीन इंडिया मिशन है, जो कि बात कर रहे हैं कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप को रिस्टोर करेंगे और फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करेंगे बाय 5 मिलियन हेक्टेयर। फिर हमारी नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनीज जैसे कि सीमेंट, एनर्जी, ऑटोमेटिव, इस सब में वो towards tree plantation they are working. Okay, then trees outside forest in India प्रोग्राम है हमारे पास, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, लेकिन इसके चैलेंजेस क्या क्या है, तो थोड़ी सी हाई कॉस्ट होती है कार्बन क्रेडिट की, जैसे कि यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम 83 यूरोस पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 2023 मेड कार्बन ऑफसेटिंग एक्सपेंसिव फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, फिर यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, तो क्या हो रहा है कि जो हमारी हाई कार्बन इंटेंसिटी है इंडिया के एक्सपोर्ट्स में, तो ये जो टैरिफ्स इस पे लगाते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि यूरोपियन यूनियन इज सेइंग कि अगर आप जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर उसमें कार्बन बहुत ज्यादा एमिट कर रहे हैं तो आप वो हमारे नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही है। सो व्हाट आर द चैलेंजेस, इश्यूज क्या क्या है कि आप अगर ये सस्टेनेबिलिटी आप नहीं अचीव कर रहे हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। फिर रोबस्ट कार्बन मार्केट नहीं है हमारे यहाँ जहाँ पे हम कार्बन ट्रेडिंग कर सकें, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा नहीं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, एक कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप कर दो, ठीक है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे कि कोस्टा रिकास पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज मॉडल, ये हम अपना सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लैंड ओनर्स को रिवॉर्ड कर सकते हैं फॉर मेंटेनिंग ट्री कवर एक्सेट्रा। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स, एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर भी हो रही है, साथ में वहां पे ट्री प्लांटेशन भी है। फिर सीएसआर गवर्नेंस, ग्रीन इंडिया मिशन, जो ऑलरेडी पॉलिसीज है उनको आप ठीक से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कमिटी रिकमेंडेशंस, अब तो याद हो गई होगी, टीएसआर सुब्रमण्यम कमिटी ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन,
इंटरनेशनल फंड्स को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं ना। एक्सपेंडिंग ट्री कवर सिर्फ एनवायरमेंटल नेसेसिटी नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है। ये हमारे SDG 13 क्लाइमेट एक्शन और SDG 15 लाइफ ऑन लैंड के साथ भी अलाइन करते हैं। जब भी आप, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कॉपीज जहाँ पे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिखते हो, बट सिर्फ वेगली SDGs नहीं लिखने हैं, उनका नंबर लिखना है, 13 है, 7 है, 8 है, कौन सा SDG है। सो इट इज योर होमवर्क। आई थिंक मैं पहले भी दे चुकी हूँ, SDG 1 से लेकर 17 तक आपको याद करना है कि कौन सा SDG क्या है। ओके नाउ, फिर ये एक वो भी है कोट, इफ वी टेक केयर ऑफ द अर्थ विल टेक केयर ऑफ अस। दिस इज वंगारी मथाई एंड इज अ नोबल पीस लॉरिएट और एक एनवायरमेंटलिस्ट भी है। तो इस तरह की आप अपने कोट्स की लिस्ट बनाइए, जो भी आपको कोट्स यहाँ पर मिल रहे हैं एडिटोरियल एनालिसिस में, आप ये लिख के रखिए एक जगह पर, एंड यू कैन यूज दिस कोट्स एट मल्टीपल प्लेसेस, वीडियो, GS पेपर्स, ऐसे ऑप्शनल जैसे कि PSIR वगैरह में तो डेफिनेटली ये यूज हो सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट। हाँ, ये जो दो एडिटोरियल्स हैं ये दोनों इंडियन एक्सप्रेस के हैं अबाउट द पहलगाम टेरर अटैक, लेकिन ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट काफी रिनोन पर्सनालिटीज से लिखे हुए हैं, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ और थोड़ा सा ब्रीफ में ये बता देती हूँ कि इसमें क्या डिस्कस हुआ है। ठीक है। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं दोनों एडिटोरियल से लेकर, दोनों न्यूज़पेपर से लेकर आऊंगी, एंड इट इज ऑल्सो बिकॉज मुझे लगता है कि काफी बच्चे इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ते हैं तो उनका छूट ना जाए। ठीक है। तो क्या है कि सबसे पहले इस एडिटोरियल में क्या क्या बात हुई है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनल इंस्टेबिलिटी फेस कर रहा है। ठीक है। उसके सिविलियंस उस गवर्नमेंट को इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज, देन उसकी इकोनॉमी भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इंटरनेशनल पोजीशन भी उसकी डिमिनिश हो रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उसने क्या किया कि ठीक है, इंडिया को टारगेट करते हैं, थोड़ा इंटरनेशनल अटेंशन मिल जाएगा, कश्मीर वाली बातें होने लगेंगी। सो दैट इज व्हाट द इंटेंशन वाज। ओके, टू कंसोलिडेट डोमेस्टिक सपोर्ट, साथ में डोमेस्टिक सपोर्ट भी मिल जाएगा कि सबसे बड़ा दुश्मन तो वहां पे इंडिया ही माना जाता है ना, तो ठीक है, इंडिया पे अटैक किया, पाकिस्तान में डोमेस्टिक सपोर्ट मिल जाएगा। बिकॉज करेंटली पाकिस्तान के लोग वहां की गवर्नमेंट को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, पसंद भी नहीं कर रहे। द करंट गवर्नमेंट वीक मानी जा रही है, अनेबल टू कंट्रोल मिलिटेंट एक्टिविटीज एक्सेट्रा। पाकिस्तान का ये काफी स्ट्रैटेजिक कैलकुलस था। ठीक है, जैसे कि इट वांटेड टू रेज द स्पेक्टर ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन, ताकि इंटरनेशनल सपोर्ट मिल सके उसको। ठीक है। It aims to block any decisive Indian military response and secure concessions on Kashmir, extending Pakistan's diplomatic push globally. So ये कुछ चीजें थी, जैसे कि बेसिकली इंटरनेशनल सिनेरियो पे क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन वीकन हो रही थी, तो इस तरह से वो अपने आप को दिखाना चाह रहा है। नाउ इंडिया के, अभी तक इंडिया के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और अभी तक हमने कैसे अपनी स्ट्रैटेजी के साथ कश्मीर में सिक्योरिटी एनफोर्स करके रखी है। सो करेंटली इंडिया क्या कर सकते हैं कि हमें अपनी इंटरनल यूनिटी को वीकन नहीं करना है। ठीक है, कंसिस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना है अगेंस्ट टेररिज्म, और ओवर रिएक्शन हमें अवॉइड करना है। ठीक है। नाउ इसके इंटरनल और इंटरनेशनल डायमेंशंस क्या है। डोमेस्टिकली इंडिया को यूनिटी प्रिजर्व करके रखनी है। ठीक है, डिविसिव रेटोरिक, कम्युनल वायलेंस, ये सब हमें देखना है कि हमारे यहाँ ना हो। इंटरनेशनली हम मेजर पावर्स से सपोर्ट लीवरेज कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, पाकिस्तान का कश्मीर नैरेटिव, इसको पुश बैक कर सकते हैं। एस्केलेशन को हमको कंट्रोल करके रखना है टू अवॉइड लेजिटिमाइजिंग पाकिस्तान स्टांस एंड हाईलाइट पास्ट फेलियर्स ऑफ ग्लोबल इंटरवेंशंस इन्फ्लुएंस्ड बाय सिमिलर स्ट्रैटेजिक मैनिपुलेशंस। अगर इसके हम स्ट्रैटेजिक आउटलुक की बात करें तो इंडिया का जो रिस्ट्रेंट है उसको पेयर करना है हमें इफेक्टिव डेटरेंस और इंटरनेशनल मैसेजिंग के साथ। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पे हम फोकस कर सकते हैं टू आइसोलेट पाकिस्तान, और इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट नॉट बी अलाउड टू री इंटरप्रेट और रिवॉर्ड Pakistan's use of escalation tactics. Now let us discuss the next editorial, okay, which is tackling terror the India way. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है कि पहले जैसे यूएस की स्ट्रैटेजी क्या थी वियतनाम में, इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी रही है जिसकी वजह से हम खुद को सिक्योर कर पाए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बात चल रही है कि पाकिस्तान जो है वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है JNK में, ताकि इंडिया की जो डेमोक्रेटिक हमने प्रोग्रेस की थी वहां पर हाई इलेक्शन, वोटर टर्नआउट एक्सेट्रा ये सब हुआ था। जो लोग इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, आप पहले जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, बिकॉज पहलगाम टेरर अटैक्स पे हम काफी ज्यादा एडिटोरियल्स डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही डिटेल में, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के। ठीक है, तो ये एडिटोरियल, यहाँ पे ये वाला एडिटोरियल बात कर रहे हैं कि इंडिया की क्या करंट स्ट्रैटेजी और कैसे वो डिफरेंट जो ग्लोबल पास्ट, ठीक है, पहले जो अप्रोचेस चाहे वो यूएस हो गया, ठीक है, उन्होंने लिया उससे कैसे डिफरेंट है। It also draws a parallel with failures of American militarism and suggests India's restraint is more sustainable. इंडिया की जो पॉलिसी है ये बता रहे हैं कि काफी सस्टेनेबल है। जैसे कि वेस्टर्न मॉडल्स, यूएस की जो स्ट्रैटेजी थी वियतनाम में, इराक में, अफगानिस्तान में, काफी ज्यादा फेलियर देखना पड़ा, भागना पड़ा उनको इनफैक्ट वहां से। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में इंडिया की स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा सही है, जिससे कि क्या हुआ, वहां पे ज्यादा रिसेंटमेंट हुआ। ठीक है, चाहे वो अफगानिस्तान में ले लो, वियतनाम में ले लो एक्सेट्रा।
इंडिया की अप्रोच जो है वो फोकस करती है टारगेट, लिमिट एंड बिल्ड, एमिंग एट मिनिमम कोलेटरल डैमेज एंड मैक्सिमम। हम ज्यादा फोकस करें पब्लिक कोऑपरेशन, हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपॉन इंश्योरिंग डेमोक्रेसी इन कश्मीर। ओके, इंडिया की 3 पिलर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी देखें तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड हो गई है। इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना, एविडेंस बेस्ड प्रोसिक्यूशन एंड इन्वेस्टिगेशन। ओके, देन मॉडरेशन पर आ गए हैं हम। तुरंत एस्केलेटरी मिलिट्री एक्शन नहीं लेना है। ओके, रेजिलियंस दिखाना है बाय टारगेटिंग ओनली की थ्रेट्स, जो जहां से हमें खतरा है उसको टारगेट कर रहे हैं। यूजेस मैसेजिंग एंड सिंबल्स वाइजली, प्रोपोगेंडा वगैरह हम अवॉइड कर रहे हैं। डेमोक्रेसी को डीपन कर रहे हैं, जैसे कि वोटर टर्नआउट, लोगों का पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एक्सेट्रा। ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक मेजर्स, जैसे कि हम क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स भी करते हैं एज रिक्वायर्ड, एंटी टेरर ऑपरेशंस। डिप्लोमेटिकली हम पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, G20 को लीवरेज करते हैं। इकोनॉमिकली रेड पाकिस्तान, जैसे कि फत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वहां पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फंडिंग उसको ना मिले उसके टेरर आउटफिट्स को, इसको वी आर टारगेटिंग। ओके, फिर लीगल में जैसे कि हम देख रहे हैं कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और रिफॉर्म्स वगैरह कर रहे हैं, ताकि कश्मीर को और ज्यादा हम इंटीग्रेट कर सकें, उसको और ज्यादा इकोनॉमिकली और डेमोक्रेटिकली डेवलप कर सकें। नाउ, इंडिया का जो मॉडल है वो रेप्लिकेबल स्ट्रैटेजी ऑफर करता है दूसरी कंट्रीज के लिए भी, जहां पर प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं, जो कि मॉडरेशन, इंटेलिजेंस और डेमोक्रेसी को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, और ये साथ में टू नेशन थ्योरी को भी चैलेंज कर रहा है बाय इंटीग्रेटिंग कश्मीर थ्रू टू नेशन थ्योरी। क्या है कि जो एक देश में बस एक ही रिलीजन के लोग रह सकते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट द टू नेशन थ्योरी इज। तो लेकिन हम कश्मीर को अपने इंटीग्रेट करके चैलेंज कर रहे हैं टू नेशन थ्योरी को। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप लोग इससे काफी कुछ सीख रहे होंगे। अगर आपको ये एडिटोरियल एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक एवरीवन।